हमारे साथ सुधीर जी भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुधीर जी, जरूर इसके बारे में बताइएगा कि इतना समय लगाने के बाद आखिरकार मोरपाल सुमन को क्यों उतारा गया चुनावी मैदान में, जबकि प्रभुलाल सैनी, नंदलाल सैनी भी थे, भगवती देवी भी थी। हालांकि एक डिसाइडिंग फैक्टर और सिंपैथी वोट भी था, उनका नाम भी चल रहा था, लेकिन मोरपाल सुमन क्यों? दूसरा ये कि जब बीजेपी बनने के बाद, इस बार जब बीजेपी आई तो बीजेपी सरकार बनने के बाद 7 सीटों पर उपचुनाव हुए और 7 में से 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा। इसके पहले 7 में से 4 सीटें कांग्रेस के पास थीं। तो उपचुनाव में अगर देखा जाए तो बीजेपी ही अपना धाक जमाते आ रही है और 1 सीटें कांग्रेस के पास है, 1 सीटें हनुमान बेनीवाल के पास। जी सुधीर जी। देखिए, आपने अच्छा 2 सवाल किए। पहले तो ये कि इतना समय क्यों लगा। और लगातार बीजेपी इस बात के दावे करती है कि उनकी कैडर बेस पार्टी है और नीचे बूथ स्तर से लेके और ऊपर तक के स्तर की पूरी कार्यकारिणी बनी हुई है, सबके पदाधिकारी हैं। और ऐसे में वहां पर असल में स्थानीय कैंडिडेट की मांग उठ रही थी और स्थानीय कैंडिडेट के नाते इसमें देरी लगी है। जहां तक प्रभुलाल सैनी को टिकट मिलने का था, ठीक है कि वो वहां से जीते भी है, वहां से हारे भी है और फिर से उनसे टिकट देने की मांग उठ रही थी। लेकिन चूंकि हाड़ौती पूरा संभाग पर एक कहें कि पूर्व मंत्री वसुंधरा राजे जी का ये कहें कि गढ़ माना जाता है और उस गढ़ के तौर पर उनकी सहमति और उनकी सहमति के आधार पर वो टिकट दिया जाना, क्योंकि उनको पहले बुलाया गया था, समझाया गया था, सब चीजें बात हो गई थी। अब चूंकि जो सबसे बड़ा वोट बैंक के तौर पर देखा जाए वो माली समाज का था, लिहाजा माली समाज को दिया गया है। और जो भी पार्टी सत्ता में रहती आई है आज तक, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, लेकिन बहुत यही देखने में आया है कि जो पार्टी सत्ता में होती है उसके टिकट जब उपचुनाव होते हैं तो उसी की पार्टी की ज्यादा सीटें आती है। ऐसा पिछले चुनाव में भी हमने देखने को मिला था, जब पूर्व सरकार थी तब भी उपचुनाव हुए थे, तब भी देखने को मिला था। अब की जो बीजेपी की सरकार है उस समय भी ये देखने को मिला। अब चूंकि इस सीट का इतना ज्यादा महत्व इसलिए नहीं रह जाता कि किसी पार्टी के हार जीत का कोई फैसला नहीं होता, लेकिन जो सत्ता में रहती है उस पार्टी की एक तरह से कह सकते हैं लिटमस टेस्ट होता है कि अब चूंकि ये दूसरा साल कंप्लीट होने को है और दूसरे साल में ये उपचुनाव हो रहा है तो किसके खाते में जाएगी, ये क्रेडिट किसके खाते में जाएगी। ये तमाम चीजें राजनीतिक पंडितों के लिहाज से सोचने समझने और देखने की बात होती है। ये नहीं होता कि इसमें कोई सत्ता पे कोई फर्क पड़ जाएगा या विपक्ष में कोई बड़ा भारी अंतर आ जाएगा। सरकार बीजेपी की रहनी है, बीजेपी की चल रही है, लेकिन एक परसेप्शन वाली जो बात आ जाती है वो यहाँ पर रहती है। जी। तो मतलब वही अंतः उपचुनाव, वही आपने बिल्कुल सही कहा कि 1 सीट है मात्र, हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हार जीत सरकार का परसेप्शन जरूर तय करेगी। सुधीर जी, हेलो, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी, बताएं एक बार आप बिल्कुल सही कहा सवाल। आपने कि नतीजों से सरकार की सेहत पे कहें, हेल्थ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इस हार जीत से सरकार का परसेप्शन जरूर तय कर दिया जाएगा। नहीं, इतना परसेप्शन भी नहीं, क्योंकि अभी जो चुनाव होने वाले हैं ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि 3 साल बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होंगे। अभी कोई वैसा है नहीं कि बहुत बड़ा चुनाव होने वाला है। ये सीट एक तरह से जो कमललाल मीणा के जेल जाने के कारण जो नियमों के तहत उनको इस्तीफा देना पड़ा है, इस वजह से यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। हाँ, हालांकि ये अब कह सकते हैं, अगर क्योंकि अब टिकट डिक्लेयर हो चुके हैं, प्रमोद जैन भाया कांग्रेस से प्रत्याशी हो गए, मोरपाल सुमन बीजेपी से हो गए और नरेश मीणा निर्दलीय तौर पे आप सामने आ गए, तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रायंगल फाइट, त्रिकोणीय चुनाव ये सीधा सा पूरी तरह से बन गया है। उन तीनों के बीच में ही मुकाबला होने जा रहा है। जी ठीक है सुधीर जी, पिछले 3 सालों का अगर हम रिकॉर्ड देखें, पिछले 3 बार का, 2013 में बीजेपी से प्रभुलाल सैनी जीते थे, जो जीत का आंकड़ा था वो 3,399 था प्रमोद जैन भाया से। 2018 की बात करें तो कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया जीते, जो जीत का आंकड़ा था वो 34,063 था और उनके मतलब बीजेपी की तरफ से उन्होंने प्रमोद जैन उनको हराया था, प्रमोद जैन भाया को, और उसके बाद माफ करिएगा प्रभुलाल सैनी को हराया था। और 2023 की अगर हम बात करें तो कमललाल मीणा जीते थे, जीत का आंकड़ा 5,861 था, उन्होंने प्रमोद जैन भाई को उठाया था। तो यानी 2013 और 2023 की अगर हम बात करें तो जीत का आंकड़ा भले बीजेपी का था, लेकिन जो नंबर्स थे वो काफी कम थे। लेकिन 2018 में जब प्रमोद जैन भाई जीते तो जीत का जो फासला था वो 34,000 से ज्यादा था। देखिए, निश्चित तौर पर उस समय की तात्कालिक अगर परिस्थिति की बात की जाए तो उस समय भी ये मांग उठी थी कि स्थानीय कैंडिडेट होना चाहिए। तब बीजेपी ने इस बात को दरकिनार कर दिया गया था और टिकट दिया गया था। उसी का नतीजा था कि इतने वोटों का बड़ा अंतर सामने दिखने को मिला था। क्योंकि इस बार ये एक तरह से कह सकते हैं कड़ी प्रतिस्पर्धा में, अब ये सीट आज के चुनाव की बात करें, इस उपचुनाव की कड़ी प्रतिस्पर्धा में आ गए, क्योंकि 12 पंचायत समिति की जो प्रधान रहे मोरपाल सुमन, इनको जो टिकट दिया गया ये अब फाइट टफ होती नजर आ रही है। क्योंकि अगर राजनीति में जिताऊ टिकाऊ उम्मीदवार की बातें पार्टी हमेशा करती रही है
और इसमें चूंकि अगर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को देखें तो उसमें वोट आपस में बहुत सारे कटने वाले हैं। नरेश मीणा है, वो मीणा समाज के वोटों पर ज्यादा आधिपत्य दिखाएंगे। मोरपाल सुमन है, वो माली समाज के, प्रमोद जैन बाया का मिक्सअप रहेगा। तो ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही टफ फाइट यहाँ पर होती हुई अब नजर आ रही है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर पूरा फंस गया कि आमने सामने का मुकाबला यहाँ पर रह नहीं गया है। नहीं तो ये, क्योंकि ये भी चल रही है, ये भी तो सुबुगाहट है कि नरेश मीणा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए उठते हैं, क्योंकि प्रमोद जैन भाई, नरेश मीणा तो एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं और बिल्कुल साग है। तीन जो डिसाइडिंग फैक्टर है, एक तो माली समाज, दूसरा मीणा समाज और तीसरा धाकड़ समाज। सुधीर जी बिल्कुल, ये तीनों समाजों की बात करें, लेकिन ये भी सामने आ रहा है कि मोरपाल सुमन है, वो किसी एक मामले में, ठगी के मामले में भी वो फंसे हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं इस पे वोट कटने का तो कहीं ठीक है सुधीर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम विपिन, हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे ग्राउंड रिपोर्ट से, हम उनसे बात कर लेते हैं। विपिन, आखिर लंबा इंतजार, लेकिन चलो गनीमत रही कि नाम तो आया। जी बिल्कुल, देखिए सही बात है, क्योंकि जो इंतजार था वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है और बीजेपी ने अपना जमीनी स्तर का जो कार्यकर्ता थे उसके रूप में मोरपाल सुमन को मैदान में उतार दिया है। और मेरे साथ देख सकते हैं मोरपाल सुमन जो प्रत्याशी है, न्यूज़ 18 पर सबसे पहले दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, क्योंकि बड़ा चेहरा इस वक्त, क्योंकि पूरे राजस्थान की नज़र थी कि आखिर अंता के रण में भाजपा का उम्मीदवार कौन होगा, प्रत्याशी कौन होगा। और वो प्रत्याशी मोरपाल सुमन है और भाजपा जिलाध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार भी मौजूद है, मोरपाल सुमन भी है। मैं सीधे बात करूंगा और दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि आखिर बीजेपी प्रत्याशी किस तरह का आप खुशी है, क्योंकि भाजपा ने आप पे भरोसा जताया। राजस्थान की एक सीट थी और उस सीट के आप दावेदार। भारतीय जनता पार्टी देश की ऐसी पार्टी है जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता का ख्याल रखती है। मैं एक जमीनी कार्यकर्ता हूँ, गरीब आदमी हूँ। मैं हाल ही का काम किया है मेरे पिताजी ने, और मैंने बाजार की नौकरी की है। और आज पार्टी ने, महारानी साहिबा ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, शीर्ष नेतृत्व ने जो मेरे पर विश्वास किया है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। मैं एक गरीब आदमी हूँ और इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी गरीबों की सोचती है। आज ये राजस्थान में ये करके दिखाया, एक गरीब के बेटे को, एक किसान के बेटे को, जिसके पिता हाल ही लगे हैं, उसको आज पार्टी ने टिकट दिया है। ये मेरे लिए मैं पार्टी का हमेशा ऋणी रहूंगा, जिंदगी भर इस पार्टी का मैं एहसान नहीं चुका सकता। तो आपके सामने जो दावेदार हैं वो तो काफी अमीर समझे जाते हैं। वो एक राजा और एक रंग की लड़ाई होगी। मैं जमीनी कार्यकर्ता हूँ, जमीन पे रहता हूँ, जमीनों को 36 साल से पार्टी का काम कर रहा हूँ। मैंने कभी लोभ लालच की काम नहीं किया। मैं हमेशा गरीबों के बीच में रहा हूँ। जब जब भी गरीब ने मेरे को पुकारा है, आधी रात की मैं उनके बीच में पहुंचा हूँ। हमेशा 36 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 30 साल से पार्टी मुझे मौका दे रही है और बार चुनाव लड़ाती है और मैं चुनाव जीत के आता हूँ। एक आध चुनाव में आ रहा, अभी वो ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं आ रहा, लेकिन मैं हमेशा 24 घंटा पार्टी की सेवा में समर्पित रहा हूँ। अब क्या रहने वाला है, क्योंकि अब चुनाव किस मुद्दों को लेकर लड़ेंगे, क्योंकि बीच में ही चले गए आपके एक प्रत्याशी थे जो मेरे पुराने विधायक थे, आदरणीय कंवरलाल जी मीणा। काफ़ी पुराना केस था। अब पता नहीं किस कारण से उनके साथ ये हुआ और उनको या तो ध्यान नहीं रहा, कारणवश उनको सजा हो गई, और या फिर वो ध्यान नहीं दे पाए, इसलिए उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया। और मैं चाहूँगा कि पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं उसको निभाने की कोशिश करूँगा। क्या प्राथमिकता रहने वाली है सर? बात करें चाहे विकास को लेकर हो, चाहे सर्व समाज को लेकर हो, क्या कुछ? मैं पहले भी रात दिन पार्टी में एक करता था और आगे भी पार्टी के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, जमीनी स्तर तक जो भी समस्याएं हैं मूलभूत, किसानों की हो, चाहे व्यापारियों की हो, चाहे किसी गरीब की हो, मैं उसके लिए हमेशा तत्पर हूँ। पहले भी तत्पर था, आज भी हमेशा आगे के लिए तत्पर रहूँगा। जो मेरी मूलभूत किसानों की सबकी जो मूलभूत सुविधा है उसको मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा। मेरे से नहीं होगा तो मैं शीर्ष नेताओं के पास जाऊँगा। महारानी साहब ने मेरे ऊपर ये आशीर्वाद दिया है, राजा साहब ने मेरे ऊपर आशीर्वाद दिया है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, पूरी टीम ने मेरे ऊपर आशीर्वाद दिया है, मेरे जिलाध्यक्ष जी ने, मेरी नीचे की टीम ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं इनका पूरा हमेशा 24 घंटा जनता के बीच में रहने की कोशिश करूँगा और उसको आपको पूरा ईमानदारी से करने की कोशिश करूँगा। विपिन, एक सवाल और पूछ लीजिएगा कि आखिर मोरपाल सुमन जी हाँ, जो आप पूछ रहे थे कि इनका नाम पहले भी चर्चा में था, लेकिन उसके बाद और भी नाम चर्चा में आए, तो उम्मीद थी जब नाम चर्चा में आया था कि इन्हीं को टिकट मिलेगा, और जब आज इन्हें बुलाया गया या कल मीटिंग हुई तो कैसा लगा इन्हें जब इनका नाम आया? ये भी रिएक्शन लीजिएगा। देखिए, दर्शक जानना चाहेंगे चैनल के माध्यम से, क्योंकि कई सारे मैदान में थे, क्योंकि बीजेपी की लिस्ट लंबी थी, और ऐसे में क्या लगता था आपको? आपका नाम था वहाँ, और जब नाम आपका घोषित हुआ तब आप क्या देख रहे हैं कि होना था या नहीं होना था? मन में क्या लग रहा था आपके? जब मेरे अंता विधानसभा में
मेरी पिता तुल्य जो जनता है उनकी दुआ मेरे साथ थी। मेरे पिता तुल्य जितने भी पूरा जिलावासी थे, मेरे आदरणीय सभी पूरी टीम थी 12 की, और मेरे महारानी साहब मेरे साथ थी, आदरणीय राजा साहब मेरे साथ थे। और इसके अलावा भी मुझे उम्मीद थी कि जहाँ तक जनता का आशीर्वाद है, दुआ मिलती है तो निश्चित वो फलीभूत होती है, और जनता का आशीर्वाद उनकी दुआएं राजा साहब और महारानी साहब तक पहुंची, प्रदेश नेतृत्व तक पहुंची, प्रदेश अध्यक्ष जी तक पहुंची, मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंची। सबके पास मेरी पुकार आम जनता की पहुंची है, और उसी आम जनता की आवाज़ के ऊपर मुझे शीर्ष नेतृत्व ने टिकट दिया है। उन गरीब जनता की आवाज़ उनके दिलों को छू गई, और उनके दिलों को छूने के बाद मुझे आज ये आशीर्वाद उन सबके शीर्ष नेतृत्व से मिला है। ठीक है विपिन, एक जनता और सवाल, साथ ये एक भी और जानना सवाल चाहेगी क्योंकि एक नाता जी। एक और सवाल कि जी, इनके बताएं। सामने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके पास सफिशिएंट टाइम मिला, उन्होंने पहले ही ताल ठोक दिया, नॉमिनेशन दाखिल कर दिया, तो प्रचार प्रसार का अब इनके पास उसके हिसाब से समय कम है, तो प्रचार प्रसार की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? क्या उसके लिए भी कोई मीटिंग या बुलाई गई है या चर्चा बैठाई जाएगी? जी देखिए जी बिल्कुल, मोरपाल तो एक प्रचार प्रसार को लेकर अब समय कम होता जा रहा है। क्या कुछ रहने वाला है पार्टी का, जिलाध्यक्ष भी उनसे भी जानेंगे, पहले इनसे जान लें हम क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि अब समय कम होता जा रहा है। प्रत्याशी तो घोषित कर दिया था कांग्रेस ने बहुत पहले। कांग्रेस ने पहले प्रत्याशी घोषित कर दिया, लेकिन मेरा आज पार्टी ने निर्णय लिया है, मेरे को आज सिंबल प्रदान किया है। निश्चित तौर पर मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, यहाँ की आम जनता, विधानसभा की आम जनता चुनाव लड़ेगी, पूरा जिला मेरे लिए चुनाव लड़ेगा, शीर्ष नेतृत्व मेरे लिए चुनाव लड़ेगा। सारी जनता का मैं बेचारा हूँ, गरीब के होने के नाते एक एक कार्यकर्ता मेरे लिए जान लगाएंगे। मुझे केवल राम राम करने उनके बीच फील्ड में जाना है, सारे लोग मेरे साथ लगेंगे, मेरे साथ कोई गुटबाजी नहीं है, सारे नेता पूरे अंता के पूरे जिले के सब मेरे साथ है।